हरे कृष्णा। सीट भेजी क्या, क्या हुई आज? मैथ की सीट आई? नहीं आई क्या? ठीक है, कोई नहीं, आ जाएगी। मैंने दे दी थी ऑफिस में, तो भेजी नहीं होगी। एक एक डिफरेंस, एक मैंने सीट भेजी है लिमिट वाली, वो भेज देंगे B3 में। भेज दीजिए। B3 11 B3 लिमिट, हाँ। हाँ, होगा नहीं तो मैंने अभी भेजी है, कॉन्टेक्ट्स वाला आपका जो ऑफिस वाला नंबर है उस पर भेजिए मैं। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। आ गया भाई। चलिए उसे खोल लीजिए, कुछ बताना है उसमें। तो मतलब थोड़ा सा प्लानिंग बताने वाला हूँ पहले, कैसे करने वाले हैं आगे का पार्ट। ये तो पहले ही बता दिया कल की इस वीक में लिमिट खत्म हो रहा है आपका, और कोशिश करेंगे लास्ट के 1-2 दिन में हमारा कुछ और टॉपिक भी स्टार्ट हो पाए। हालांकि सैटरडे टेस्ट में लिमिट से ही आएगा, ठीक है। सैटरडे टेस्ट में लिमिट से ही आएगा। अब क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है वो आपको उसमें बता दूं, जिससे आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर पाए उसके। और क्या नहीं पढ़ाया है उसमें से एक पार्ट आज पढ़ा रहा हूँ, एक कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले ही वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, पहले तो सीट ओपन कर लिया आप लोगों ने। हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे जो लिखा है वो आज पढ़ाने वाला हूँ। उसको ओपन करके आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या। सबसे पहले नंबर नंबर पे लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यही है। सबसे पहले नंबर पे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोर्ड पे, तो आप उसके वो 14 क्वेश्चन जो दिए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन। और RS अग्रवाल बुक की 3 एक्सरसाइज थी, उनमें से तीसरी हमने नहीं की थी अभी तक। वो भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। जो हमने तीसरी एक्सरसाइज नहीं की थी, दो कर ली थी RS अग्रवाल की, फिर स्टेट बोर्ड की सारी एक्सरसाइज सॉल्व की हमने। जिनकी बच गई हो सॉल्व कर लें, क्वेश्चन सॉल्व करके जो डाउट आते हैं वो पूछ लें, ठीक है। इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दी हुई है उसमें एक आपकी स्टेट बोर्ड वाली बुक में, उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोई आप टारगेट बुक अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको ये LHL RHL या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कुछ क्वेश्चंस में, तो वो यहाँ कवर हो जाएंगे आपके। टारगेट में से अलग से करने की नीड नहीं पड़ेगी उनको, ठीक है। उसके बाद दिया है एक्सटेंड टू इनफाइनाइट वाला लिमिट। मैंने लास्ट 2 क्लासेस में आपको एक्स कवर किया है, इनफाइनाइट लिमिट दी हो तो कैसे डील करना होता है। डिनोमिनेटर में क्रिएट करना है एक्स को, जितनी भी जगह पॉसिबिलिटी है, जितनी भी प्रयास करना है एक्स सब जगह डिनोमिनेटर में बन जाए, उसके बाद लिमिट पुट करनी है आपको, ठीक है। तो वो है सेकंड पार्ट, उसको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, आप कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद है फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो भी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद है रेशनलाइजेशन, वो भी कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन से आ रहा है एक्सपेंशन मेथड, ये नहीं पढ़ाया है अभी, ये भी पढ़ाने वाला हूं। तो आज टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कल इसको कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद दिया है एल हॉस्पिटल रूल, मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जितना आपको आता है उतना कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके बाद पहले आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, लिमिट्स के बाद चैप्टर। लेकिन चैप्टर ही है वो डिफरेंशिएशन, फिर इस वाले पार्ट को भी हम लिमिट का डिफरेंशिएशन चैप्टर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो एल हॉस्पिटल लिखा हुआ है वो डिफरेंशिएशन वाला है। और लास्ट में है 74 नंबर से सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। सम स्टैंडर्ड लिमिट्स में जो पहले पढ़ चुके आप, जो फॉर्मूले पढ़े वही सब कवर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद 92 नंबर से 1 रेज टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज टू जीरो एंड 0 रेज टू 0 फॉर्म्स। इन सभी को डील करने का वैसे तो एक आध का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, लेकिन आदि है वो फॉर्मूला भी ड्राइव करना हो या लॉजिक लगाना हो तो तरीका होता है इनको डील करने का, लॉ को अप्लाई करना। वो भी मैं करवा दूंगा, वैसे कुछ अलग नहीं है, इनको आप डील कर सकते हैं पहले जो पढ़ चुके हैं उससे ही, लेकिन फिर भी
लॉग को अप्लाई करके इनको डील किया जाता है, तो वो भी अलग से सिखा दूंगा मैं। इतना ही पार्ट है इसमें टोटल। तो इसमें से लगभग हम मोर पार्ट तो, ज्यादा पार्ट तो पढ़ चुके, थोड़ा सा रह गया है, तो उसमें से एक पार्ट आज कवर कर रहे हैं। टाइम बचेगा तो आज ही एक्सपेंशन वाला भी देख लेंगे, नहीं तो कल देखेंगे एक्सपेंशन मेथड। आज फर्स्ट पार्ट जो सबसे शुरुआत में लेवल 1 में दिया हुआ है वो पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। वैसे मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट जब बताया हूं लिमिट का, तब ये बताया हूं क्या मतलब है लिमिट का, ठीक है। लेकिन आज उसको डिटेल में समझते हैं, उसकी डेफिनेशन को, और फर्स्ट पार्ट उसको सॉल्व कर पाएंगे फिर आप, ठीक है। तो अब आप लिमिट के मतलब अब तक आप जो सीख रहे थे वो था लिमिट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। लेकिन आज जो सीख रहे हैं लिमिट का मीनिंग क्या है, क्या एक फंक्शंस में इसका यूज क्या है, या आगे हम क्या यूज करने वाले हैं, उस बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से। कैलकुलेशंस वैसी ही रहने वाली हैं, तो आपने कैलकुलेट करना पहले सीखा है, अब आप इसकी डेफिनेशन को डिटेल में समझ रहे हैं। तो कुछ मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि किसी नंबर पे फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है। जैसे मैं एक फंक्शन लिखूं x+3, सिंपल से ही इसलिए लिख रहा हूं जिससे इसका ग्राफ आप आसानी से जान पाए, ठीक है। तो में मैंने x की जगह 2 पुट किया तो आंसर आ रहा है 5, ठीक है। अब इस बात का ग्राफ पे मीनिंग क्या है, थोड़ा सा उसको जान लीजिए। तो इस बात का ग्राफ पे मीनिंग क्या है वो थोड़ा यहाँ ड्रॉ करके बताता हूं मैं। किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त हम उसको बाय के इक्वल लिख लेते हैं, जिससे बाय एक्सिस पे मैं फंक्शन की वैल्यू और एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू लिख सकूं, ठीक है। तो फंक्शन को बाय की जगह, फंक्शन एफ एक्स की जगह बाय लिख दिया, और उसके बाद ये हो गई बाय एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। तो इस लाइन, एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है, सीधा सीधा ग्राफ बन जाएगा। एक्स पे बाय पे इंटरसेप्ट है 3 यूनिट का, तो मैं एक ऐसा ग्राफ बना देता हूँ। ये इंटरसेप्ट की लेंथ मान लेता हूँ 3 यूनिट है, ठीक है। स्लोप है 1। इस तरीके से मैंने ये लाइन बना दी। ये इंटरसेप्ट जो है, रुकिए 1 मिनट, ये इंटरसेप्ट जो है वो है 3 यूनिट्स का, मतलब ये पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा 0,3। अब ये मुझे कैसे पता, एक्स की जगह 0 रख लो, बाय 3 आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा, बाय की जगह 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू -3 आ रही है, तो ये जो पॉइंट है वो है -3,0। ये तो इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, या इसके अलावा कुछ और लिखा जाए, जैसे f(2)=5, f(3)=6 आएगा, ऐसे जो भी आ रहा है इसका मीनिंग क्या है वो समझा रहा हूं पहले, ठीक है। फिर इसी पार्ट को लिमिट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो f(2) मतलब x की जगह मैंने क्या पुट किया, 2। तो आपको कहाँ पहुंचना है, x की जगह 2 पॉइंट पे पहुंच जाना है भाई। x की जगह 1a मान लीजिए, 2a मान लीजिए, ये पहुंच गए आप 2 पे। तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ दिखेगी आपको। तो ये वैल्यू, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 आ रही है फंक्शन की, ये मीनिंग है इसका। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,5 है, ऐसे कह लीजिए। या फिर आप ऐसे कह लीजिए, जो x की जगह इनपुट देते हैं वो x एक्सेस पे ट्रैक कर रहे हैं। और अब आपको ये नहीं भी पता, मुझे थोड़ी देर के लिए इसे मैं इग्नोर मार दूं, मतलब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, मेरे पास एक ग्राफ अकेला बनाया हुआ है मैंने, और आपसे पूछा, उसको नहीं चेक करना है, केवल इस पे ध्यान देना है, फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे कितनी है, तो आप बता पाएंगे। दिख रही है सामने 5 है। तो एक और एग्जांपल लिख देता हूं जिससे आप ये बात और क्लियरली समझ पाए। इधर की तरफ बना देता हूं मैं, यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए -2, -2 पे आएगी वैल्यू ये वाली, दैट इज। सो x = -2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। आप वहां पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूं कि फंक्शन नहीं भी पता हो तो आप ग्राफ से वैल्यू निकाल पाओ, ये सोचना है आपको, ठीक है। मतलब आपको मार्क करके दिया है सब कुछ, बस क्लियरली रीड करते आना चाहिए ग्राफ को, ठीक है। वो पार्ट पता है, देन आपको लिमिट भी समझ में आएगा कि ग्राफ में लिमिट क्या है, ठीक है। ग्राफ में लिमिट क्या है, तो आप जिस भी नंबर पे फंक्शन की वैल्यू चाहते हैं उसको क्या करना है, जैसे मैंने कोई एक रैंडम नंबर लोकेट किया, आप रैंडम नंबर लोकेट किया यहाँ कहीं, ठीक है। ये नंबर लोकेट किया ए। अब मुझे इस ए नंबर पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस ए नंबर के बाय एक्सिस के पैरेलल ए नंबर से ऊपर की तरफ जाऊंगा, और फंक्शन की वैल्यू, ये जो फंक्शन का ग्राफ है उस पे लोकेट करूंगा ए को, और उसके बाद इस पॉइंट को इधर की तरफ लोकेट करूंगा। मान लीजिए ये वैल्यू आ रही है m,
तो फंक्शन में ए इनपुट देने पे आउटपुट क्या है, एम। ये क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है। अब लिमिट के मीनिंग पे आते हैं। ठीक है, लिमिट का मीनिंग क्या है? ये तो फंक्शन में इनपुट देने पे आउटपुट का मीनिंग था। ठीक है, आपको लिमिट समझने के लिए ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी किसी भी फंक्शन के, उतना आसान होगा लिमिट की डेफिनेशन समझने के लिए। हालांकि क्वेश्चन में कोई ग्राफ बहुत कम मिलेंगे आपको, डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तो। हालांकि फिर इसको रिवर्स बताऊंगा कि आपको लिमिट्स कैसे निकालनी है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस समझ में आ जाए आपको उसके लिए बता रहा हूं ये तो मैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू है 5। अब लिमिट का मीनिंग ये है कि x को आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, 2 पॉइंट को आप लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं x की वैल्यू 2 को। ठीक है, x इक्वल टू 2 को आप लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? मतलब क्या है, जब मैं ये लिखता हूं इस तरीके से, एक मिनट इसको मिटा दूं मैं, ऐसे लिखता हूं मैं जब भी, लिमिट x टेंड टू 2, इसका मतलब क्या है, आप इस 2 की तरफ जा रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू कितना अचीव कर रही है वो पता करना है। तो आप एग्जैक्टली 2 पे नहीं है, ये तो पहले ही मैं पहले दिन से ये बात बता चुका हूं। x टेंड टू 2 का मतलब ही यही है कि x की वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन 2 के नियर कोई नंबर है। ठीक है, तो मैं, अब 2 के नियर कोई नंबर, तो 2 के नियर तो इस साइड भी कोई नंबर हो सकता है, राइट साइड भी कोई नंबर हो सकता है। तो राइट साइड से आप जब 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो 2 से ज्यादा नंबर्स को अप्रोच करेंगे, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए। राइट साइड पे 2 से ज्यादा नंबर रहेंगे, लेफ्ट साइड से 2 से कम। ठीक है, तो राइट साइड से जब 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 5 के नियर आ रही है, इधर से फंक्शन पे चलेंगे तो 5 के नियर पहुंच रहे हैं। और लेफ्ट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन के नियर वैल्यू 5 के नियर पहुंचती जा रही है, इधर से जाओगे जाओगे 5 के नियर पहुंचती जा रही है। इसलिए इस फंक्शन की यदि मैं लिमिट की वैल्यू कहूं, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3, x इक्वल टू 2 पे, तो वो 5 ही है। तो मीनिंग ये है इसका, आप एक्चुअल ग्राफ में फंक्शन के उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी जा रही है, उस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो किस पॉइंट पे फंक्शन, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही है, उसे कहा जाता है एक्चुअली में लिमिट। तो इसमें इतना लॉजिक लगाने की जरूरत क्या थी, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसमें लॉजिक की जरूरत ये थी कि फंक्शन का ग्राफ इतना आसान नहीं होगा हमेशा। ठीक है, अलग अलग तरीके के आपको ग्राफ मिलेंगे, तब आपको लिमिट सोचने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले ये जो चीज मैंने समझाई, पहले इसके एक दो एग्जांपल और समझा रहा हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि लिमिट क्या है, देन हम लिख के भी देखेंगे इस बात को फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आइडिया लगाना है क्या कहा जा रहा है इसमें। जैसे एक फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा है। हम्म, 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 इस तरीके का किसी फंक्शन का ग्राफ है, ए बाय इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ए बाय इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ए एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, और यहाँ ये जो नंबर है, नंबर भी मार्क कर देता हूं मैं, ए है एम और ए है एन। ठीक है, अब आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बात पे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जब आप, एक क्वेश्चन क्या रहेगा एक्चुअली में, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, फंक्शन बताया नहीं, रैंडम ग्राफ है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, रैंडम ग्राफ है, बीच में ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो यदि मैं इसमें x को लेफ्ट साइड से, मतलब एक ए वैल्यू दे रखी है फंक्शन में, कह रहे हैं ए पे, जब x a को अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन की लिमिट पता करिए। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, x जब a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिट पता करिए, यही टारगेट है हमारा। ठीक है, अब भाई हमें फंक्शन दिया नहीं लेकिन ग्राफ दिया है फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन तो नहीं दिया, फंक्शन का ग्राफ दिया, तो मैं ग्राफ से इस बात का अंदाजा कैसे लगाऊंगा, वही समझना है आपको। सो ए को अप्रोच करना है तो दोनों तरीके से अप्रोच करके देखना है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। ठीक है, जब आप ले ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से इधर की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, एम को। जब ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो किसको अप्रोच कर रही है, एन को। तो फंक्शन दो अलग अलग वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है। इस सिचुएशन को लिखने का तरीका जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट
हैंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। बुक में एक और तरीका यूज किया गया, लेफ्ट हैंड लिमिट वर्ड तो यूज करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट तरीका जो बता रहा हूं उसको ही समझ लेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा कैसे जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से इसी नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, और ये तब कब निकालना पड़ेगा? ये जब दो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, नहीं तो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो अब तक जो क्वेश्चन की उनमें दो एक्चुअली में अलग अलग नंबर होते ही नहीं थे, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें दो अलग अलग नंबर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे, इसलिए इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मैंने एक्स लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच किया, ए को अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, इसका मतलब ये है कि ए से कुछ कम वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए पे एक ऊपर की तरफ माइनस टिक कर देना है, बस, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि एक्स की वैल्यू ए से कुछ कम को अप्रोच कर रहा हूं मैं, तब फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? एम को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड टू एफ ऑफ एक्स, ए से कुछ कम के लिए आंसर आ रहा है एम, ठीक है। और दूसरी साइड आर एच एल से इसी बात को लिखा जाए तो लिमिट एक्स टेंड टू कुछ ज्यादा ए से, इधर से इसे अप्रोच करूंगा तो ए से कुछ ज्यादा वैल्यू को अप्रोच करूंगा मैं, तो उसको लिखने का तरीका होता है ए प्लस, उसको लिखने का तरीका होता है ए के ऊपर एक प्लस मार्क कर देना है। और फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूं तो आंसर आ रहा है एन, फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूं तो आंसर आ रहा है एन। अब रही बात लिमिट एग्जिस्ट करने की, तो ये दोनों नंबर m और n जिस केस में सेम आते हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो पहला टॉपिक जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो हमको ग्राफ वाले ही नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन हम करेंगे क्या, हर क्वेश्चन में जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पूछी जाएगी उनमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, मतलब ए वैल्यू भी निकालेंगे और ए वैल्यू भी निकालेंगे। उसके बाद दोनों यदि सेम आ रही हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जितनी वैल्यू आ रही है सेम वही लिमिट की वैल्यू है। यदि सेम नहीं आ रही है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बता ही दिया है तो फिर आगे नंबर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो सेम वैल्यू आ जाएंगी ये दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट के एग्जिस्टेंस का मीनिंग ये है, ठीक है, क्लियर है। सो किसी पॉइंट पे जब फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है, किसी पॉइंट पे जो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्टेंस में है अप्रोच कर रहा है, यदि वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सेम है तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। क्लियर है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, तब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक चीज और, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये भी है कि ये जो नंबर आए वो फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फंक्शन सेम नंबर को अप्रोच करता है लेकिन वो फाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लिमिट को हम एज ए लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं मानते, वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही माना जाएगा उस केस को भी, ठीक है। समझ में आई बात? अब इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो पहले ही उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसे ग्राफ हमारी रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं। जो फंक्शंस ब्रेक होते हैं बीच में, कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं हमारे जो ब्रेक हो रहे थे? हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े हैं उनमें तीन फंक्शंस हमारे मेनली जो हैं वो ब्रेक होते हैं, और उनकी लिमिट के क्वेश्चन अब तक नहीं देखे हमने, इसीलिए कहीं पे भी आपके लिमिट के क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आया है, कहीं भी सिग्नम फंक्शन नहीं आया है, मॉडुलस भी नहीं आया हालांकि, लेकिन मॉडुलस ब्रेक नहीं होता है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, इसलिए इसलिए अब तक मॉडुलस नहीं आया है। इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आया है। ये चार फंक्शन नहीं आए लिमिट के क्वेश्चंस में अब तक। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उनका बिहेवियर चेंज होता है कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे, चेंज होता है उनका बिहेवियर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हर एक इंटीजर पे जंप करता है, ब्रेक होता है उसका ग्राफ। जैसे मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनपुट में दे रहा हूं वन से कुछ कम नंबर, तो आंसर आएगा जीरो, और वन से कुछ ज्यादा पे आंसर आ जाएगा वन, ठीक है, आंसर आ जाएगा वन। तब उस केस में एक्चुअली में उसकी लिमिट एक्सटेंड टू वन पे या किसी और इंटीजर पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आपको ये बात समझ में तब आएगी जब आपको लिमिट की डेफिनेशन क्लियर कट पता हो, ठीक है। तो हमको किसी क्वेश्चन में एलएचएल आरएचएल लगाना है या नहीं लगाना है ये कैसे पता चलेगा? या तो फंक्शन हमें खुद ही पीस वाइज दे दिया होगा,
पीस वाइज मतलब दो तीन हिस्सों में डिफाइंड होगा, ठीक है। और वैसे नहीं डिफाइंड है दो तीन हिस्सों में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉडुलस हो, जो हमें पता है पीस वाइज होते हैं, ऑलरेडी पता है ना हमको, कुछ जो जो पीस वाइज होते हैं, जिनके ग्राफ कंटिन्यूअस है या ब्रेक नहीं होते हैं, जो टुकड़ों में नहीं है जिनके ग्राफ, वो पीस वाइज नहीं है, जिनके ग्राफ ब्रेक हो रहे हैं वो पीस वाइज है, ठीक है। तो जो फंक्शंस हमें ऑलरेडी पता है, यदि उसको इन्वॉल्व किया जाएगा किसी क्वेश्चन में, तो हमें इन दोनों की वैल्यू अलग से चेक करनी पड़ेगी। मतलब लिमिट LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? इस तरीके की क्वेश्चंस अब आ रहे हैं आपके सिलेबस में। तो अब क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो मैं एक एग्जांपल इसी के नीचे लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मुझे सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछिए, लिमिट x टेंड टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्वेश्चन पूछा है मान लीजिए। तो जैसे ही मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मार्केट में आ गया, देन हमारा जो नॉर्मल तरीका होता था क्वेश्चन के लिमिट को सॉल्व करने का, वो तरीका नहीं लगाना है आपको, ठीक है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ जो लिखा है उन पे वेराइटी रखता है। वेराइटी क्या रखता है भाई? इस फंक्शन के आंसर x टेंड टू 2 का मीनिंग क्या है एक्चुअली में? x की वैल्यू या तो 2 से थोड़ी कम है या 2 से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ये फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से कुछ कम के लिए आंसर कुछ अलग देता है, 2 से कुछ ज्यादा के लिए आंसर कुछ अलग देता है, ठीक है। क्योंकि इस नंबर पे, इस फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ ट्विस्ट है। समझ में आ गई बात? ये जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है लिमिट पे, इसकी डेफिनेशन में ये जो फंक्शन यहाँ यूज किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। देन यू हैव टू यूज LHL एंड RHL। तो फिर इस किस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप दो हिस्सों में से ब्रेक करोगे। एक निकालोगे LHL और दूसरा निकालोगे RHL। अच्छा, इनका फुल फॉर्म क्या है मैं वो भी बता देता हूं। LHL का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का फुल फॉर्म है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोलने का तरीका, ये मीनिंग ही यही है, क्योंकि इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, बोलने का रीजन ही है, ठीक है। नाउ इसको निकालेंगे कैसे? तो लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और LHL निकाल रहा हूं तो 2 से कुछ कम मान लूंगा मैं x को, ठीक है। 2 से कुछ कम लिखने का तरीका ये होता है, 2 से कुछ कम दिखाना है मुझे, तो 2 के ऊपर एक जस्ट छोटा सा मार्क कर दीजिए। और सॉल्व करने का तरीका वही रहने वाला है, बदलता नहीं है कुछ खास, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से कुछ कम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 से कुछ कम पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ये तो पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से ज्यादा और 2 से कुछ कम कुछ भी पुट करो आंसर 1 ही आता है, आता है, ठीक है। नाउ RHL लिमिट x टेंड टू 2 से कुछ ज्यादा, 2 से कुछ ज्यादा पुट किया है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए भाई। आंसर आना चाहिए 2, 3 नहीं आएगा आंसर, 3 से ज्यादा पे आएगा 3, ठीक है। सो 2 आंसर आएगा, जो लोग 2 कह रहे हैं सही है। क्या ये दोनों नंबर सेम आए हैं? नहीं आए। मतलब इस क्वेश्चन को यदि मुझे पूछा जाए लिमिट x टेंड टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो फाइनल आंसर विल बी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नहीं आए हैं, ठीक है। कभी सेम आएंगे किसी और सिचुएशन में तो उससे आंसर हो जाएगा लिमिट एग्जिस्ट, और जो होगी। तो हमको कब इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा? क्वेश्चन में कोई ग्राफ नहीं देने वाले ऐसे, ठीक है ना। ग्राफ केवल इसलिए बताया मैंने या इसलिए समझाया आपको, क्योंकि ये एक इमेज बताता है हमको कि ग्राफ ऐसा होता था, तभी हमें LHL RHL की जरूरत पड़ती। और ग्राफ किन किन का ब्रेक होता है अभी अभी मैंने काउंट करके बता दिया आपको। जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनमें हमने 4 ही फंक्शंस ऐसे पढ़े हैं जिनमें हमें LHL RHL की जरूरत पड़ने वाली है। उनमें से 3 का ग्राफ ब्रेक होता है, एक का नहीं होता है, ठीक है, जिनमें LHL RHL की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन कुछ और में भी पड़ेगी, कुछ और में भी पड़ेगी जिन पे फंक्शन नॉट डिफाइन होते थे, जैसे 1/x लिखा है, x टेंड टू 0 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो उनमें जरूरत पड़ सकती है LHL RHL की, उस चीज को हम यहाँ समझेंगे डिटेल में, ठीक है। क्लियर है? अब आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। पिछली वाली स्लाइड पे, पिछली वाली स्लाइड पे तो ग्राफ को ये समझाया था कि वैल्यू का मीनिंग क्या है, मतलब ये समझाने के लिए लिया था, क्योंकि मैं यदि डायरेक्टली ये बताता है, ऐसा ग्राफ बता रहा हूँ एक मिनट, ठीक है, तो एक ग्राफ बताता तो कुछ लोग मतलब ये समझ नहीं पाते कि एफ ऑफ एक्स को, मतलब मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए को एम या एन क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए पहले इस बात को समझाया मैंने इस ग्राफ पे, जो कंटिन्यूअस नॉर्मल ग्राफ होते हैं, कि फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है।
फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर पे उसका मीनिंग क्या है, फिर लिमिट में उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। सो टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और लॉजिक उसका है सबसे एंड में जो पहले इसको बनाना चाह रहे हो तो बना लो, नहीं तो नेक्स्ट वाला बनाना, और सबसे एंड में लिखना इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और जो भी नंबर हो, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, एल लिख लो कैपिटल उसको भले ही, देन लिमिट एग्जिस्ट अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट एग्जिस्ट, मैं एंड में लिख भी दूंगा, अगली स्लाइड पे लिख दूंगा मैं ये बात, ठीक है। सो जब भी लिमिट एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो बार एक ही क्वेश्चन में दो लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जैसे अब तक कर रहे थे वैसे ही करनी है, लेकिन एक ही में दो का हो जाएंगे, मतलब लिमिट के दो क्वेश्चन बन जाएंगे एक ही क्वेश्चन में फिर, और दो तरीके से ब्रेक करना है जैसे मैंने अगली स्लाइड पे दिखाया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में डबल हो जाएंगे फिर क्वेश्चंस आपके जब भी लिमिट का एग्जिस्टेंस पूछा जाएगा। और इससे अगला टॉपिक जो होता है लिमिट के एग्जिस्टेंस के बाद या लिमिट चैप्टर के बाद कंटिन्यूटी होता है, उसमें एक इंफॉर्मेशन और बढ़ जाती है, एल एच एल आर एच एल भी आना चाहिए, साथ में फंक्शन की वैल्यू भी उतनी आनी चाहिए, तीन चीजें आ जाती हैं मतलब उसमें, ठीक है। इसमें दो है, एल एच एल आर एच एल लिमिट के एग्जिस्टेंस में, कंटिन्यूटी में तीन आ जाएंगी, एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है। आगे सिखाऊंगा वो, मतलब अभी से इसलिए बता दिया कि कंटिन्यूटी में दोबारा देखोगे यही सेम इंफॉर्मेशन तो नया नहीं लगेगा बस। ये है, एल एच एल का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल का है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए समझाया फंक्शन की वैल्यू का मीनिंग क्या है और लिमिट का मीनिंग क्या है, जिसको हम टेंड टू कह देते हैं, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वर्ड समझ में आया आपको। और फिर एक्चुअल जो डेफिनेशन मुझे बतानी थी एल एच एल आर एच एल की वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे समझाई है आपको, लिखा कैसे जाता है होता क्या है वो सब नेक्स्ट स्लाइड पे है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। सो किसी भी फंक्शन के लिए एक सिचुएशन मैंने रैंडम ड्रॉ की, कैसी भी हो सकती है, ड्राइंग से समझाने के लिए मैंने कि एल एच एल आर एच एल ऐसा बनाया। लिखा कैसे जाता है यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन था तो इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, टारगेट था लिमिट निकालना एक्स इक्वल टू एक्स टेंड टू ए पे फंक्शन का, तो एल एच एल आर एच एल दोनों निकालेंगे। इस सिचुएशन में दोनों अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन यदि सेम आते हैं तो आंसर होगा लिमिट एग्जिस्ट और वही सेम नंबर, ठीक है ना। तो उसको भी यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में अब मैं, जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू कैपिटल एल लिख देता हूँ, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, ठीक है। एल एच एल आर एच एल बराबर आ रहे हैं और फाइनाइट कोई नंबर आ रहा है, इक्वल टू कैपिटल एल लिख दिया मैंने, ठीक है ना, कोई फाइनाइट नंबर है ये, ठीक है। देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ई एक्स आई एस टी एस, देन लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है। अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज का मतलब क्या है फिर आप ये समझ ही जाएंगे, तो वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो बस नो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सीधे ऐसे लॉजिक लगाने पड़ेंगे आपको। क्या, हाँ कई जगह बनेंगे केसेस, यदि लिमिट टेन टू जीरो है तो बनेंगे। क्यों एक्चुअली में, क्योंकि मॉड का बिहेवियर जीरो पे चेंज हो जाता है, मतलब जीरो पे मॉड का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ जो इन्वॉल्व होते हैं वो गड़बड़ करते हैं एक्चुअली में, इसलिए मॉड का अकेले का बिहेवियर नहीं, वो उसका तो जीरो के पहले जीरो के बाद सेम ही है, एड, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ फंक्शन लिखा रहता है जनरली, ये वाला पूछा जाता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स या मॉड एक्स इंटू एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स,
तो इसका बिहेवियर तो परमानेंट पॉजिटिव है जीरो पे या जीरो के आइदर साइड पे, लेकिन इसका बिहेवियर अलग है ना, तो आंसर बदल जाते हैं। इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता रहा है। एक्स इंटू मॉड एक्स लिखा हो या एक्स अपॉन मॉड एक्स लिखा हो या मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखा हो, तीनों एक जैसे ही काम करते हैं। आएंगे हमारे क्वेश्चंस में भी आने वाले हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है मॉड एक्स अपॉन एक्स, 10 में आ रहा है। कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे टारगेट आएंगे हमारे सामने, ठीक है। LHL RHL वर्ड का मीनिंग मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कहाँ है वो बता दिए हैं मैंने ऑलरेडी, आपको कहाँ मिलेंगे ऑलरेडी। RS अग्रवाल बुक की लेवल ना तीसरी एक्सरसाइज में, और लेवल 1 का पहला ही पार्ट यही है। तो लेवल 1 के कुछ मैं बता रहा हूं अभी बोर्ड पे आपको पहले क्वेश्चंस करके, ठीक है। RS अग्रवाल बुक के थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करने को का जिम्मेदारी आपका है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज का मैं कुछ टाइम बचेगा तो उसके क्वेश्चन भी ले लूंगा, पहले इसमें से ले रहा हूँ, सीट में से, ठीक है। सीट में से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए ओपन है करने के लिए। बस फर्स्ट पार्ट छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ही अवेलेबल हैं आपको करने के लिए। फर्स्ट फर्स्ट 14 क्वेश्चंस के लिए नहीं थे। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पहले तो। अच्छा, इनफाइनाइट लिख रखा है लिमिट को। साइन एक्स की लिमिट पूछिए इनफाइनाइट पे। सो इनफाइनाइट से कुछ कम ज्यादा, इनफाइनाइट पे साइन एक्स की वैल्यू हम जानते ही नहीं कितनी होती है। आंसर डज नॉट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखना क्या दिया है एक बार। डज नॉट एग्जिस्ट दिया है, लेकिन इसका LHL RHL वाला रीजन नहीं है इसका, डज नॉट एग्जिस्टेंस का। इसका तो क्योंकि साइन इनफाइनाइट की वैल्यू ही हम नहीं जानते इसलिए कह दिया है वो तो। इवन इनफाइनाइट से थोड़ा कम पे भी देखेंगे तो क्या पता क्या है भाई थोड़ा कम, इसलिए है। तो उससे अगले क्वेश्चन का भी ऐसे ही होगा, उसमें फिर भी लॉजिक लगा सकते हैं। उसमें LHL RHL का लॉजिक लगा सकते हैं क्योंकि जीरो से कम जीरो से ज्यादा हम जानते हैं नंबर्स को। इनफाइनाइट से थोड़ा कम करोगे तो भी तो इनफाइनाइट के नियर मतलब बहुत बड़ा नंबर रहेगा ना। चलो मैं समझाता हूँ बोर्ड पे इस बात को क्या बोल रहा हूं मैं। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है समझा रहा हूं। क्वेश्चन को समझना कैसे है, फिर अप्लाई क्या करना है, क्या लॉजिक लगाना है। जब भी आपको ऐसे टुकड़ों में फंक्शन डिफाइंड होगा तो आपको इस जो अभी अभी आपने पढ़ा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने लगेगी जब भी ऐसे जो यहाँ पे डिफाइंड है। पहले ही क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4x है फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू जीरो से कम है, 1 है जब x की वैल्यू जीरो ही है, और 3x² है जब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है। पूछ रहे हैं देन लिमिट x टेंड टू जीरो f(x) की वैल्यू बताइए। लिमिट x टेंड टू जीरो, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। सो क्यों पड़ रही है जरूरत, सीधा सा लॉजिक पहले ये भी जान लेते हैं, ठीक है भाई। या तो हमें पता हो कि फंक्शन ऐसा है ऑलरेडी, यहाँ फंक्शन वो दिया हुआ है बगल में, लेकिन हमें ऑलरेडी पता हो फंक्शन ऐसा है जो जीरो के अबाउट अपना नेचर चेंज करता है, तो हमें LHL RHL की जरूरत पड़ती है कुछ सारे क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं, ये तो दिख रहा है कि पीस वाइज है, दिख रहा है टुकड़ों में डिफाइंड है, तो हमें LHL RHL की जरूरत पड़ने वाली ही है, डेफिनेटली पड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन यदि फंक्शन पीस वाइज नहीं भी डिफाइंड है, जैसे पिछली स्लाइड पे मैंने एग्जांपल दिया था भाई, डेफिनेशन में तो कहीं नहीं लिखा ना इसकी कि फंक्शन मॉडुलस x ग्रेटेस्ट इंटीजर x टुकड़ों में है। हमको या तो ग्राफ याद हो, ग्राफ याद नहीं है तो हमको खुद सोचना पड़ेगा इस सिचुएशन में कि टू के अबाउट इसका आंसर चेंज होता है भाई। आंसर चेंज होता है मतलब मैंने एक्स को टू से कुछ ज्यादा माना तो इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, मतलब आंसर बिल्कुल अलग है, और टू से कुछ कम माना तो आंसर बिल्कुल अलग है। देन आई नीड टू कैलकुलेट LHL RHL बोथ, ठीक है, तब क्लियरली पता चलेगा। यदि इस सिचुएशन में जैसे हम अब तक करते आए थे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी टू, तो आंसर आ जाता टू, आता कि नहीं टू, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर टू की वैल्यू टू होती है, सही बात है। लेकिन लिमिट एक्सटेंड टू टू का मतलब x इक्वल टू टू नहीं है।
तो इस बात को हमने पहले क्यों नहीं सोचा, पहले कभी सोचा था लेकिन जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उन फंक्शंस का बिहेवियर वैसा नहीं था। टू पे जैसा बिहेवियर है टू के बाद और टू के पहले लगभग वैसा ही है, इसलिए हमारे आंसर डायरेक्ट पुट करने पे मिल जा रहे थे। समझ में आई बात? तो पहले से क्यों नहीं किया और अब क्यों किया, इन सब का क्लिक मतलब लिंक भी बताते जा रहा हूं मैं आपको। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पूछ रहे हैं एक्स टेंड टू जीरो पे इस फंक्शन की लिमिट को। अब देखा एक्स टेंड टू जीरो पे फंक्शन है कैसा, ठीक है। तो एक्स टेंड टू जीरो का मतलब ही यही है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, या तो जीरो से कुछ ज्यादा है या कम है। और जीरो से ज्यादा के लिए फंक्शन ए है, और जीरो से कम के लिए फंक्शन ए है कि नहीं, यही तो लिखा है। जीरो पे फंक्शन की वैल्यू वन पकड़नी है, ये दिया है। जीरो पे से कम के लिए फंक्शन को ए पकड़ना है, जीरो से ज्यादा के लिए फंक्शन को ए लेना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ही बदल रही है जीरो से कम और ज्यादा के लिए। तो आपको एलएचएल आरएचएल दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो एलएचएल निकालना है भाई। सबसे पहले निकाल रहा हूं एलएचएल। सो एलएचएल निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो से कुछ कम। क्योंकि यहाँ जीरो पे पूछा है तो एलएचएल के लिए मैं क्या पकड़ूंगा, जीरो से कुछ कम नंबर। अब जीरो से कुछ कम नंबर पकड़ ली एक्स की वैल्यू, तो अब इन तीनों में से कौन सा फंक्शन वैलिड है जीरो से कम के लिए, 4x वैलिड है, यस। तो आपको एक क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आपको लिखना है। इसमें तो आंसर सेम आ रहा है लेकिन अलग किसी किसी क्वेश्चन में अलग आएंगे आंसर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ कौन सा फंक्शन लिखना है इनमें से। तो एफ एक्स की जगह इन तीनों में से ये वाला वैलिड है जीरो से कम के लिए। ये बात क्लियर हुई? यहाँ 4x ही क्यों लिखा है, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब आपका वही पुराना लॉजिक चालू हो जाएगा, कैसे इसकी लिमिट निकालनी। सो एक्स की जगह जीरो पुट करके ही निकालनी, कुछ बदलना नहीं है। लेकिन यहाँ फंक्शन बदल जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। सो एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। करना भाई ये जो अब तक कर रहे थे, तरीका कुछ खास नहीं बदलेगा, ठीक है। बस आपको ये मान लीजिए कि दो हिस्सों में करना पड़ रहा है यही क्वेश्चन। आप क्या निकालोगे, आर एच एल। आर एच एल निकालेंगे तो ये फंक्शन में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो से कुछ ज्यादा। और जीरो से कुछ ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है इनमें से, 3x स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो यही समझने वाला है कि यहाँ फंक्शन 4x और यहाँ 3x स्क्वायर क्यों लिखा है। ये बात क्लियर है, देन आपको आसान पड़ेगा आगे के क्वेश्चंस में ये सब चीजें, ठीक है। अब x की जगह जीरो पुट किया तो भी आंसर जीरो आ रहा है। क्या ये दोनों नंबर फाइनाइट एंड सेम है? हाँ है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का जीरो, लिमिट की वैल्यू भी जीरो है। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में यदि ये पूछा जाए एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, तो क्या आंसर, ना एफ ऑफ वन कह रहा हूं सॉरी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है तो कितना आएगा, तो आंसर आएगा वन। यही है ऑलरेडी आंसर। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन है, पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था स्टार्टिंग में पिछले क्वेश्चन पिछली डेफिनेशन में, वो ये कि यदि फंक्शन की लिमिट आर एच एल एल एच एल इक्वल आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो कंटिन्यूअस नहीं होता, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं है, ठीक है। हालांकि ये कंटिन्यूटी वाला पार्ट आप आगे सीखोगे, बस ऐसे ही बता दिया ये तो मैंने। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, तो यही खत्म हो गया। ये आगे का पार्ट बता दिया बस मैंने। इसको देख के समझ में तो ये आ ही रहा था। बस तीनों वैल्यू सेम आती हैं जिस क्वेश्चन के लिए, ए वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू, साथ में फंक्शन की वैल्यू भी। यदि ये तीनों सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। लिमिट तो एग्जिस्ट करती ही है, कंटिन्यूअस भी होता है। तो किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट तो पहले एग्जिस्ट करना ही चाहिए, लेकिन साथ में फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी लिमिट की वैल्यू है। उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ये वाला कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब हम लॉजिकली क्या समझें इसका मीनिंग, या फिर ड्राइंग में क्या समझें। कंटिन्यूअस नहीं होने का मीनिंग ये है कि इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है इसकी तरह। अच्छा पीछे बनाया था मैंने। ये जो ग्राफ ब्रेक हो रहा है कंटिन्यूअस में होने का, जैसे बर्ड्स के हिसाब से चले हम, जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा बनाना, तो दिमाग में आता है ना कि बनाना मतलब केले की बात हो रही है, ठीक है ना। मैंने कहा मैंगो तो कुछ उसकी बात हो रही है, मैंगो फल की बात हो रही है। ऐसे कंटिन्यूअस वर्ड से क्या समझ में आता है आपको कि कुछ लगातार वाली बात, कंटिन्यूएशन वाली बात हो रही है, ठीक है। अच्छा फंक्शन में कंटिन्यूएशन का मीनिंग क्या है कि उसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस खत्म, सीधे ऐसा। मतलब यदि आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो कंटिन्यूटी पता है, ठीक है। वैसे मैथमेटिकली आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यदि किसी फंक्शन का आपको ग्राफ पता है तो कंटिन्यूटी पता है। यदि ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यूअस नहीं है।
ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा था तो ये कंटिन्यूअस नहीं था, वैसे ही इस फंक्शन में यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये भी ब्रेक होगा, एक पॉइंट पे ही होगा लेकिन ब्रेक होगा, एक पॉइंट पे गायब हो जाएगा इस पे बन वाले पे, बाकी कंटिन्यू बाकी सीधा सीधा बना रहेगा। तो लाइन वाइज में ग्राफ बनाऊं इसका तो x इक्वल टू 0 पे 4x आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ग्राफ बनाऊं तो 0 पे तो इस तरीके का ऐसी लाइन आ जाएगी, यहाँ हॉलो सर्कल आएगा, हॉलो सर्कल। और उसके बाद 3x स्क्वायर मतलब पैराबोला फॉलो करोगे तो ऐसा आएगा पैराबोला, ठीक है ना, 3x स्क्वायर वाला। इस तरीके का ग्राफ ये आएगा। और साथ में x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है तो वो यहाँ आएगा सॉलिड सर्कल। सो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, कंटिन्यू चलेगा लेकिन 0 पे ब्रेक होगा और उसके बाद कंटिन्यूअस रहेगा। 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ब्रेक तो हुआ ना, एक छोटा सा ब्रेक आया है फंक्शन के ग्राफ में, वो ब्रेक की वजह से कंटिन्यूअस नहीं है ग्राफ वाइज बात करें तो, ठीक है। खैर कंटिन्यूटी पार्ट नहीं था इस क्वेश्चन का, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया, यही खत्म हो गया था, क्वेश्चन का आंसर था 0 इस क्वेश्चन का तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, अलग अलग तीन चार इंफॉर्मेशन पूछी है, टू से कम, टू से ज्यादा, वन से कम, वन से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू, ये सब पूछा हुआ है। तो ठीक है, लिख के देख लेते हैं भाई। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा है, -1 जब एक्स की वैल्यू -1 से कम हो भाई, ठीक है। फिर लिखा है x³ जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, और दोनों जगह इक्वल भी लगाया है। ओके, 1 - x जब एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, और 3 - x² जब एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा हो। तो 2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही फंक्शन की, मतलब क्योंकि क्योंकि 2 पे कहीं इक्वल नहीं लगाया, इसलिए मैंने कहा। अब तमाम क्वेश्चंस पूछे हैं ABCD में, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन ही चेक करने हैं इस क्वेश्चन में। लिमिट, लिमिट नहीं लगाया था सॉरी। ऑप्शन ए में लिखा है f(x)=1 है, कोई गारंटी थोड़ी ना f(x)=1 होगा हमेशा। अरे फंक्शन में x की जगह कुछ पुट करते तो हम कह भी देते कि 1 आ जाएगा कभी कभी। -1 से 1 के बीच में जैसे 1 ही आंसर आएगा, एक्स की जगह -1 से 1 के बीच का कुछ भी पुट करो, नहीं -1 से 1 के बीच के में समझ नहीं आएगा। एक्स क्यू लिखा है, सबका क्यूब 1 थोड़ी ना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है सॉरी, ठीक है ना। तो एक्स की जगह 1 पुट करने पे तो 1 आंसर आ रहा है, लेकिन उनने लिख रखा है f(x)=1, जबकि f(x) खुद ही क्वेश्चन में दिया है, तमाम बातें हैं, ठीक है। यहाँ इतना सारा लिखा है और इसको ऑप्शन में सीधे ये लिख दिया, क्या ये सारों चीजें इसी के इक्वल हैं क्या? नहीं है, तो क्लियर कट ऑप्शन रॉन्ग है ये तो, ठीक है। कोई संभावना ही नहीं है इसके सही होने की। यहाँ कोई नंबर लिखा होता एक्स की जगह, जैसे मान लो 10 लिख दिया मैंने, ठीक है, 10 लिखा है तो देखेंगे 10 के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है, 2 से ज्यादा वाला वैलिड होगा, तो 10 यहाँ पुट करके देखेंगे। सो 10 का स्क्वायर 100, तो -97 आंसर आता उस समय पे। -97 10 पे दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता, कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो क्लियर कट रॉन्ग है भाई, खुद ही क्वेश्चन में इतनी बड़ी डेफिनेशन देके कह रहे हैं कि ये आंसर सही है, तो नहीं है भाई, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में लिखा है लिमिट x → 1+, 1+ का मीनिंग क्या लेना है, 1 से कुछ ज्यादा नंबर पुट कर रहे हैं, ये मीनिंग आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में भी लिख के आएंगे कुछ कुछ में ये मीनिंग। सो 1+ का मीनिंग है 1 से कुछ ज्यादा नंबर पुट कर रहे हैं, या फिर RHL@1, RHL@1, और यहाँ लिखा है f(x). तो अब हमें इनने आंसर दिया है 1, और हम चेक कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं। सो 1 से कुछ ज्यादा के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन वैलिड है, ये है -1 से कम के लिए, ये -1 से 1 के बीच के लिए है, या 1 पे भी है, 1 पे इक्वल लगाया हुआ ना इसलिए। 1 से ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है, बहुत बढ़िया। तो 1 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन है, तो मैं निकाल के देखता हूँ, ये तो इनने ऑप्शन लिखा था, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बी ऑप्शन के लिए क्या, लिमिट x → 1+, ठीक है, f(x) की जगह फंक्शन ही लिख देते हैं ना सीधे। f(x) मेरा है 1 - x। यहाँ ये समझ में आया कि मैंने 1+ के लिए ये फंक्शन क्यों लिया। पहला पार्ट तो इस चैप्टर में मतलब एग्जिस्टेंस में यही सीखना है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन से लिमिट निकालनी है। सो यहाँ लिमिट 1+ लगी हुई है, तो इन चार ऑप्शंस में से मैंने 1 - x ही क्यों ऑप्ट किया, ये समझ में आना चाहिए सबको।
तब आगे पार्ट हो पाएगा, ठीक है। अब x की जगह 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0, और यहाँ दे रखा है 1। सो आंसर ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है हमारा, ठीक है ना। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या लिखा है भाई, लिमिट 2 प्लस पे माइनस बना रही है, लिमिट x टेन टू 2 प्लस एफ ऑफ x, ये आ रही है -1। सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है मुझे यही ऑप्शन। खैर चेक करके दिखा देता हूँ, सही है मेरे हिसाब से। देखो लिमिट, अब मैं सॉल्व करके देखूंगा तो क्या करूंगा भाई, 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन वैलिड है, लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला फंक्शन वैलिड है तो यहाँ आएगा 3 - x²। अब करने का तरीका वही है जो अब तक कर रहे थे। सो x की जगह 2 पुट करोगे तो 2² 4, 3 से जाएगा तो -1। तो हमारा आंसर यही आ रहा है जो यहाँ दिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या लिखा है भाई, ऑप्शन डी में लिखा है लिमिट x टेन टू 2, माइनस लिखा है लेकिन एफ ऑफ x = 0। मुझे लग रहा है ये भी सही है। नहीं नहीं, -1 आ रहा है, वो भी -1 आ रहा है 2 से कम के लिए भी, ठीक है। पहले तो ये कि ए आइडेंटिफाई करिए फंक्शन कौन सा लेना है। सो लिमिट तो वही रखी है x टेन टू 2 माइनस, ठीक है। तो 2 माइनस के लिए, 2 से कम के लिए, मतलब 2 माइनस का मतलब है 2 से जस्ट कम के लिए, 2 से जस्ट कम के लिए फंक्शन है 1 - x। सो यहाँ आएगा 1 - x, ठीक है। x की जगह 2 पुट करोगे 1 - 2, -1 आ रहा है, तो ये गलत वाला है, ये सही था क्योंकि, हाँ लेकिन यहां से एक बात पता चल गई, वो क्या, कि यदि 2 पे लिमिट पूछी जाती, 2 पे नहीं पूछी उन्हें, 2 + 2 माइनस पे पूछी है, हाँ, दोनों इक्वल आ रही हैं, तो 2 पे भी लिमिट पूछते तो आंसर -1 ही होता, यदि 2 पे भी पूछते तो, ठीक है ना। उन्हें पूछा नहीं, मैंने बस बता दिया, क्योंकि दोनों -1 आ गए ना, 2 प्लस और 2 माइनस, ठीक है। तो दोनों ही -1 आए तो आंसर होता लिमिट एट, यदि मुझसे पूछा जाता लिमिट x टेन टू 2 तो आंसर होता -1, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया ना ये क्या है, क्या चल रहा है। LHL RHL थोड़ा सा, मतलब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिकी है, कैलकुलेटिव ट्रिकी नहीं है। हाँ कभी कभी फंक्शन बहुत टेढ़ा मेढ़ा दे दिया जाएगा, तब हमको ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, जो अब तक कर रहे थे उससे आसान ही है। बस इंफॉर्मेशन देने का तरीका ट्रिकी हो गया है, इसलिए थोड़ा फंसने का स्कोप होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन देने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है इसमें, ठीक है। लगा लास्ट, अगले तीनों क्वेश्चन तीनों ही साइन एक्स पे आ रहे हैं लगातार, समझ लेते हैं क्या है। इसका तो आंसर सीधे ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तीसरे का, उसमें कुछ खास लॉजिक नहीं लगाना है, मैं लिख देता हूं हालांकि, लिमिट x टेन टू साइन एक्स। सो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्या ऑप्शन नहीं है भाई। हम सोचे इनफाइनाइट से कुछ कम या इनफाइनाइट से कुछ ज्यादा, अरे भाई इनफाइनाइट से थोड़ा बहुत कम भी कर लोगे, जैसे समुद्र में से 1 2 ड्रॉप निकाल भी लोगे तो लेवल थोड़ी ना कम हो जाएगा। यार पानी मिला भी दोगे 1 आध बाल्टी तो कम नहीं हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, सॉरी, हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं इसका आंसर कुछ फाइनाइट आएगा, लेकिन वो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। फाइनाइट क्यों आएगा, क्योंकि साइन के आंसर हमें पहले से पता है, -1 से 1 के बीच में आते हैं। भाई यहाँ पे कुछ भी इनपुट दो ऑल रियल नंबर में से, इनफाइनाइट ऑल रियल नंबर के अंदर तो नहीं आता वैसे, लेकिन फिर भी आ, आ, इसमें कोई भी इनपुट दिया जाए, यदि कोई भी रियल नंबर साइन एक्स में, तो आंसर -1 से 1 के बीच में आता है। लेकिन ये नंबर पता हो तभी हम आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन इसके डज नॉट एग्जिस्ट होने का रीजन ये नहीं है कि LHL RHL की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका रीजन है कि हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते इसकी, एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आंसर है इसका भी, ठीक है। इसमें कुछ कर नहीं सकते हम आगे सॉल्व, ओके, क्योंकि हमें नहीं पता साइन इनफाइनाइट की वैल्यू, या साइन में कुछ अननोन नंबर इनपुट दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसलिए आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। हम इनमें से एक भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते बिना जाने कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है वो फिर भी पॉसिबल है सॉल्व करना शायद। x टेन टू 0 लिखा है साइन ऑफ 1/x, इसमें दोनों हिस्से करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कुछ ज्यादा होगी, आंसर 0 ही आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, और नहीं नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट टाइप का हो रहा है, ठीक है। सो x की जगह मैं 0 से कुछ ज्यादा पुट करूं तो ये पॉजिटिव नंबर बनेगा, और 0 से कुछ कम कट करूं तो निगेटिव बनेगा। सो निगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, देखो कैसे।
मैं दो हिस्सों में लिखता हूं, LHL लिमिट x टेंड टू जीरो से कुछ कम, अरे जीरो से कुछ कम साइन ऑफ 1/x, ऐसे ही लिखा है। अब यहाँ जीरो से कुछ कम नंबर पुट करूंगा, मतलब निगेटिव नंबर है, और 1/, नेगेटिव नंबर भी निगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो उस नंबर को कुछ नाम दे दे, -h, मतलब जो नंबर है उसको कुछ नाम दे सकते हैं। हालांकि ये तरीका आपकी बुक में यूज किया, मैंने बताया नहीं, क्योंकि यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती तो x की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, h कोई नंबर मान लेते हैं जो जीरो के बहुत नियर है और छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो -h नेगेटिव हो जाएगा, वैसे किया जाता है। लेकिन ठीक है, कुल मिला के ये आंसर नेगेटिव आएगा, मैं इतना लिख लेता हूँ केवल, ठीक है। ये आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि x की जगह नेगेटिव नंबर पुट किया है मैंने, तो नेगेटिव ऑफ साइन आएगा, ऐसे कह लीजिए। या फिर ऐसे लिख देता हूँ, रुकिए, -sin 1/x के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। अब वैल्यू नहीं पता इसलिए ऐसे ही लिख दिया। और RHL में क्या होगा भाई, RHL में आएगा लिमिट x टेंड टू जीरो नेगेट पॉजिटिव साइन 1/x, लेकिन यहाँ 1 से जीरो से कुछ बड़ा पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, सो ये आएगा साइन ऑफ 1/x, लेकिन पॉजिटिव का आंसर कुछ आएगा। मतलब साइन में कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, वो ही लगा दिया मैंने यहाँ। तो इन दोनों की सेम वैल्यू भी आ रही हो, मान लो जीरो 1/x, जो भी आ रहा हो साइन सेम वैल्यू भी आ रहा हो, लेकिन एक दूसरे की नेगेटिव तो आएगी कंफर्म, ठीक है। मान लिया थोड़ी देर के लिए, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि ये .1 है, मान लीजिए x जो है .1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का .1, यहाँ पे प्लस का .1, तो यहाँ पे माइनस का .1 पुट करूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/.1 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। सो साइन 10 वैल्यू आ जाएगी इसकी, आ जाएगी कि नहीं, साइन ऑफ 10। अब मुझे आंसर नहीं पता इसलिए साइन 10 ही रहने दिया, लेकिन माइनस का, क्योंकि -.1 पुट करूंगा तो -.1 इक्वल टू बनेगा -10 के। सो वो माइनस बाहर निकाल लेंगे तो -of sin 10 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा +of sin 10 उसी तरीके से। सो सेम तो नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव आंसर आएंगे एग्जैक्टली exactly, ठीक है। एक दूसरे के जो भी नंबर आंसर आएंगे लेकिन एग्जैक्टली नेगेटिव आएंगे, इसलिए आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए टाइम हो गया आज तो, मैं एक्सपेंशन और समझाना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, कल कवर कर लेंगे उस बात को। सो अब आपके लिए सीट के जितने क्वेश्चन कर पाओ, लिमिट एग्जिस्टेंस के नहीं भी कर पाओ कोई बात नहीं, कल हम और डिस्कस कर लेंगे एग्जिस्टेंस वाला पार्ट। आप इनफाइनाइट लिमिट या उससे आगे के पार्ट को कर सकते हो सीट में से, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो, ठीक है। और RS अग्रवाल बुक जो है उसकी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो आज से, ठीक है। एक्सपेंशन वाला कल सिखा दूंगा तो पूरी सीट हम कर पाएंगे फिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। आपके पेरेंट्स जो, जिन लोगों के कल किन किन के पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई है इसमें से ऐसा कल आ रहे हैं? एक दो तीन चार, चार लोगों के ही आ रहे हैं बस? एक दो तीन चार पांच, पांच लोगों के पेरेंट्स आ रहे हैं। एक्चुअली मैं कल मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब सेकंड हाफ में अवेलेबल नहीं हूँ, तो या तो आप अपने पेरेंट्स को ये कहें कि वो अ, मतलब 1:30 के पहले ही आके मिल लें मुझसे, यदि पॉसिबल है तो, ठीक है। या फिर 3:30 टू 3:30 नहीं, 4 भी चलेगा, मतलब 4 o'clock से 5 o'clock के बीच में नहीं हूँ मैं अवेलेबल। तो उस बीच में ना आके कभी भी आप बस जब भी बात करें उनसे एक बार बता दें, तो 4 o'clock टू 5 o'clock नहीं रहूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे पीछे कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कल जिनके पेरेंट्स आ रहे हैं इवनिंग में सेकेंड हाफ में, पहले आ जाएं तो बहुत अच्छा है, 4 o'clock के पहले कभी भी चलेगा, ठीक है। 4 o'clock के पहले 3:30 तक आ जाएं तो और भी अच्छा है, तो तब तक चलेगा। यदि बीच में आ रहे हैं तो मैं नहीं मिल पाऊंगा 4 o'clock टू 5 o'clock, उसके बाद फिर मिल लूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।